हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का हमारी इस वीडियो में आपका। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि डीसी सर्किट क्या होता है। डीसी सर्किट का हम एनालाइज करने वाले हैं कि डीसी सर्किट के अंदर कितनी ब्रांच क्या होती हैं, लूप क्या होती हैं, नोड क्या होते हैं, केसीएल, केबीएल, इतनी सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए आज हम आप हमारी पूरी वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम ले लेते हैं कि नोड क्या होता है। पहला पॉइंट हमारा नोड। नोड को देख लेते हैं, नोड क्या होता है। तो नोड की डेफिनेशन हम यहाँ लिखेंगे कि जहाँ तो ये हमारी डेफिनेशन होती है नोड की। जहाँ दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट मिलते हैं और करंट हमारी डिवाइड हो जाती है, उसको हम नोड कहते हैं। सपोज आप यहाँ देख सकते हैं, मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ कि किस तरीके से नोड क्या होता है। मान लीजिए एक ये हमारा रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, एक रेजिस्टेंस इधर लगा है, एक रेजिस्टेंस नीचे लगा है। तो ये पॉइंट जो होगा, सपोज ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है हमारा, ठीक है। तो ये जो बीच का पॉइंट होता है, करंट इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, इधर से भी आएगी, ठीक है। जहाँ करंट आके मिलती है एक जंक्शन पे, उसको हम नोड बोलते हैं। अगला पॉइंट जो है हमारा, वो होता है ब्रांच क्या होती है। दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं हम, ब्रांच। तो ब्रांच देखेंगे, ब्रांच क्या होती है। यहाँ देखिए, किन्हीं भी दो नोड के बीच में कनेक्टिंग वायर को हम ब्रांच कहते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ एक नोड देखा, ये इसी तरीके से हम यहाँ बना लेते हैं। इसका भी डायग्राम देख लीजिए, ये हमारा बना एक क्या कहते हैं, यहाँ पे एक नोड बना, ठीक। ये इसको हम जंक्शन भी बोलते हैं और नोड भी बोलते हैं। जहाँ करंट हमारी मिलती है आके, उसको जंक्शन भी बोलते हैं और नोड भी बोलते हैं, ठीक है। सपोज ये R1 है, ये R2, ये R3, ठीक। और यहाँ हम एक और बना लेते हैं, R4 और R5, ठीक है। एक नोड ये हो गया और दूसरा नोड हमारा ये हुआ। इन दो नोड के कह क्या रहा है, देखिए डेफिनेशन क्या, किन्हीं भी दो नोड के बीच में कनेक्टिंग वायर को या कनेक्टिंग पाथ को हम ब्रांच कहते हैं। एक नोड ये है, एक नोड ये है, इन दोनों के बीच में सपोज ये वायर कनेक्ट है, तो ये हमारी ब्रांच कहलाती है। इधर को भी इधर अगर नोड होगा तो यहाँ से यहाँ को भी ये हमारा ब्रांच कहलाएगी। किसी भी दो नोड के बीच में जो कनेक्टिंग वायर होता है, उसको हम ब्रांच बोलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा लूप। अब देखते हैं लूप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। किसी क्लोज पाथ के अंदर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट मौजूद हों, उसे हम लूप कहते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे सपोज हमने यहाँ एक बैटरी लगा दी है ई, ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, आर। अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, जो हमारी एनर्जी को डिलीवर करता है, ठीक है, जो ये एनर्जी को डिलीवर कर रहा है, हमारा बैटरी लगी है। पैसिव एलिमेंट वो होता है जो हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। सपोज रेजिस्टेंस ये है, तो रेजिस्टेंस हमारा एनर्जी को कंज्यूम करता है, तो ये हमारा पैसिव एलिमेंट है। तो किसी क्लोज पाथ के अंदर एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट मौजूद हो, उसे हम लूप कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये हमारा जो हुआ, इसको हम लूप कहेंगे, ठीक है। इसमें एक्टिव भी है और पैसिव भी है, पैसिव एलिमेंट भी है, एक्टिव भी है, तो ये हमारा लूप हो गया है। अगला पॉइंट आता है हमारा केसीएल। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो डीसी सर्किट का यदि हमें कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो केसीएल के माध्यम से हम बहुत आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और केवीएल से भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो लूप वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हमारे लूप वाले जो होते हैं, वो हमारे केवीएल के माध्यम से होते हैं। और जो नोड वाले जो होते हैं, अभी जो पिछले एग्जाम्पल बताया मैंने, जो नोड वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो हमारा केसीएल के माध्यम से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम यहाँ लिख लेते हैं, केसीएल क्या होता है। अब ये देखिए,
तो डेफिनेशन आपके सामने है। तो देखिए क्या बोल रहा है डेफिनेशन में, किसी भी नोड पर आने वाली करंट का योग वहाँ से जाने वाली करंट के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ का इसका डायग्राम यहाँ छोटा सा बना देता हूँ। सपोज ये है, इधर जा रही है करंट, एक इधर है, एक इधर, एक इधर है। ठीक है, ये है, ये हम ले लेते हैं I1, इसको ले लेते हैं I2, इसको ले लेते हैं I3, इसको ले लेते हैं I4, इसको ले लेते हैं I5। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये हमारा एक नोड बन गया, यानी कि एक जंक्शन बन गया, जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं I1, I2 और I3, ये तो हमारी पॉइंट की तरफ जा रही हैं, लेकिन I4 और I5 ये हमारी इस नोड से बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अब इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए इसका कहने का मतलब ये है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। किसी भी नोड पर, यानी कि किसी भी नोड पर आने वाली करंट का योग, आने वाली जो करंट है इसका योग वहाँ से जाने वाली करंट के योग के बराबर होता है। जो यहाँ निकल रही है इसके बराबर ही होगा। तो इक्वेशन लिख लेते हैं। आने वाली करंट पहले कौन सी है, ये देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये हमारी आने वाली करंट है क्योंकि नोड पे आ रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं, और वहाँ से जाने वाली करंट के योग के बराबर। ठीक है, बराबर, और जब जाने वाली करंट अब यहाँ लिख देंगे I4 प्लस I5। ठीक है, तो ये हो गई हमारी KCL की इक्वेशन। KCL की जो इक्वेशन होती है इस तरीके से होती है, आने वाली करंट के योग के बराबर, किसी भी नोड पर करंट, आने वाली करंट का योग वहाँ से जाने वाली करंट के योग के बराबर होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5। ठीक है, और हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी सर्किट है और उसमें नंबर ऑफ KCL इक्वेशन, कितनी इक्वेशन बनेंगी, उसका क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, देख लेते हैं। नंबर ऑफ KCL इक्वेशन इक्वल टू, नंबर ऑफ KCL इक्वेशन इक्वल टू n-1। ठीक, ये हमारा होता है नंबर ऑफ KCL इक्वेशन n-1। ये n क्या है, n हमारा नोड है। सपोज किसी सर्किट में दो नोड हमारे बन रहे हैं। ठीक है, दो नोड हैं, तो KCL इक्वेशन उसमें कितनी बनेंगी, आप देख सकते हैं n-1 कर देंगे, दो में से एक घटा देंगे तो बराबर एक बचेगा, तो हमारी एक KCL इक्वेशन उसमें बनेगी। इसी तरीके से कितने भी नोड हो तो n-1 करके आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम KCL के ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल को यदि आपने समझ लिया तो आप समझ लो कि जितने भी आप न्यूमेरिकल होंगे तो बहुत आसानी से उसको ईजिली हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देखिए एक बैटरी लगी है E1, E2, E3, E4। ये हमने यहाँ इसमें 4 बैटरी लगाई हैं। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4 और R5। अब यहाँ हमें एक नोड हमारा ये बना, एक नोड हमारे यहाँ बना, अब इसमें दो नोड हमारे बन रहे हैं। ठीक है, ये देख लीजिए नोड 1, ये नोड 2। ठीक, ये दो नोड हमारे बन रहे हैं। अब क्या कहते हैं, इस नोड पे, ये 1 नोड है तो इस पे वोल्टेज होगी V1 और ये इस पे होगी V2। ठीक, ये हमारी वोल्टेज है वैसे। तो अब देखिए नोड 1 पे सबसे पहले हम अब अगर हमें करंट करंट नहीं पता है सर्किट में, अगर करंट हमें नहीं पता है किस डायरेक्शन में, तो आप किसी भी डायरेक्शन में अपनी अकॉर्डिंग करंट मान लीजिए, कि अपने अकॉर्डिंग करंट मान लीजिए, आंसर गलत नहीं होगा। तो देख लीजिए हम इस नोड से करंट इधर मान लेते हैं, यहाँ हमारी गई I1। ठीक, ये हमारी I1 हो गई, और मैं इधर को मान लेता हूँ, इसमें इस वाली ब्रांच में गई I2। ठीक, इसमें I2 हो गई, और इस वाली ब्रांच में जो गई ये गई हमारी I3, और इसमें जो गई ये नीचे को चली गई। मान लीजिए, मैं तो अपने अकॉर्डिंग मान रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी मानो, आंसर गलत नहीं आएगा, करंट किधर को भी मानो। लेकिन अगर करंट सोर्स दिया हुआ है तो उधर करंट नहीं माननी है आपको। इधर मान लिया मैंने I5। ठीक है, ये हमारी करंट है, आप देख रहे होंगे बहुत आसानी से दिख रहा होगा। इसमें ये I1 है, ये हमारी I2 है, ये I3, I4, ये I5, और ये नोड 1 है, ये नोड 2 है। तो हम पहले देख लेते हैं नोड 1 पे। नोड 1 पे हम कैलकुलेट करते हैं। KCL का सबसे पहला फंडा यही होता है कि आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। इस नोड पे आने वाली करंट कौन सी है, ये देखिए I2 आ रही है सबसे पहले, I2, और कोई सी करंट तो नहीं आ रही, ये तो सब इस नोड से बाहर जा रही हैं, ये भी और ये भी। ठीक, तो I2 बराबर आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट, जा कौन सी रही है, I1 प्लस के I3। ये हमारी करंट यहाँ से जा रही है, I1 प्लस
I3, ठीक। और अब हम इसकी I2 और I1 और I3 की इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं नीचे को। अब देखिए I2 की हम वैल्यू लिखेंगे। I2 हमारी यहाँ से चली थी, इस E2 बैटरी से निकली और यहाँ पहुँची थी, तो I2 कहाँ से चली, E2, माइनस का पॉइंट है, देखिए ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो यहाँ माइनस के लेंगे, माइनस के E2, फिर माइनस कहाँ तक चली, V1 तक, और इसके अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, R3, ये इतना लिखेंगे। अब देखिए अब आया हमारा बराबर का साइन। अब I1 की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। I1 कहाँ से चली थी, V1 से, कहाँ पहुँची, माइनस के E1 तक, ठीक। अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है इसका, R1, अब प्लस का साइन आ गया। अब I3 की वैल्यू हम लिखेंगे। I3 कहाँ से चली थी, V1 से, माइनस के कहाँ तक चली, V2 पॉइंट तक चली, V2 दूसरे नोड तक, और इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना था, R2, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, बहुत आसानी से KCL और KVL भी बहुत ज़्यादा इजी है। बस आप बने रहिए पूरी वीडियो में, पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नोड नंबर 2 पे, नोड 2 पे। अब नोड, ये तुम्हारा दूसरा नोड है, तो इस पर कौन सी आने वाली करंट कौन सी है, I3 है, और I4 और I5 इससे बाहर जा रही है, तो आने वाली करंट कौन सी है, I3, ठीक है, बराबर जाने वाली करंट I4 प्लस के I5, ठीक है। ये हमारी इसकी करंट हो गई। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे। I3 की वैल्यू देखो यहाँ देख रखे हैं आप, I3 कहाँ से चली थी, V1 से चली थी, V2 पे एंड हुआ इसका, V1 से चली, माइनस के V2 पे इसका एंड हुआ, और अपॉन में बीच में रेजिस्टेंस इन दोनों के कितना था, R2। अब देखिए बराबर, अब I4 की वैल्यू लिखेंगे। I4 हमारी V2 नोड से चली थी और V3 तक पहुंची, ठीक है, यानी कि V2 माइनस E3 अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है, R4 है। अब प्लस, अब I5 की वैल्यू हम लिख लेंगे। I5 कहाँ से चली थी, V2 से चली थी, E4 तक चली, ठीक है, V2, और ये देखिए माइनस का साइन है, और यहाँ भी कर बीच में माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, V2 प्लस E4 अपॉन में R5। ये इक्वेशन 2 हमारी बन गई, ठीक है। इस तरीके से यदि आप किसी भी वैल्यू, अगर यहाँ रेजिस्टेंस की कोई सपोज वैल्यू दे रखी थी 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, तो इस ये इक्वेशन की तरीके से, इस तरीके से, सेम इसी तरीके से आप इजीली KCL के माध्यम से उस सर्किट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम KVL की तरफ, तो देखते हैं KVL क्या होता है। KVL अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज के लिए लॉ दिया था किरचॉफ ने, तो अभी इसको देख लेते हैं। इसकी हम पहले डेफिनेशन चलिए लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है KVL की। अब देखिए EMF जो होता है ना, EMF किसी भी लूप में ठीक है, इसका मतलब आप समझिए, किसी भी लूप में वोल्टेज का सम प्लस वोल्टेज ड्रॉप का सम, यानी कि EMF प्लस वोल्टेज ड्रॉप का सम बराबर 0 होता है हमारा। यानी कि यहाँ देखिए, सम ऑफ EMF प्लस सम ऑफ IR यानी कि वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू 0। सम ऑफ EMF प्लस सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप यानी कि IR इक्वल्स टू 0। V बराबर हमारा IR होता है, तभी इसी को हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं कि किसी सर्किट में हमारा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो। ये हमारा KVL की डेफिनेशन हो गई। ये KVL का ये हमारा, इस फॉर्मूले के माध्यम से काफ़ी जगह ये फॉर्मूला हमारा पूछा भी जाता है, इसको याद रखना हमेशा। अब इसके हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ KVL इक्वेशन कितनी बनती है। जैसे हमने अभी देखा कि नंबर ऑफ़ KCL इक्वेशन कितनी बनती है, अब इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ़ KVL इक्वेशन कितनी बनेंगी, ठीक है। नंबर ऑफ़ KVL इक्वेशन जो होंगी हमारी, वो B माइनस N प्लस 1। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है और ये बहुत से लोग गलत करके आते हैं, तो इस चीज़ को बहुत याद रखने की बात है। V4 होता है यहाँ ब्रांच, N होता है हमारा नोड, ठीक है। ये चीज़ 1 तो आपको पता ही है भाई। तो B माइनस N प्लस 1 यानी कि ब्रांच माइनस किसी भी सर्किट में कितनी इक्वेशन बनेंगी, तो B यानी कि ब्रांच में से नोड घटाओ प्लस के 1 ऐड करो, B माइनस N प्लस 1। इस तरीके से हम नंबर ऑफ़ KVL इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं।
केसीएल का एग्जाम्पल समझाने से पहले मैं आपको 4 पॉइंट समझाना चाहता हूँ। नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये मैं 4 केस आपको यहाँ बताने वाला हूँ। इन 4 केसों को आप अच्छे से अगर समझ गए, न्यूमेरिकल आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो बिना कहीं गलती किए। ये 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर सबसे पहले यदि हमारा ये रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, बीच में जो बीच वाली ब्रांच होती है, कि अब इसमें यह करंट यदि इधर जा रही है और I1 भी I2, ये I2 है और ये हमारी I1 हो गई, ठीक, और ये हमारी टोटल करंट I है। अगर इस तरीके से है, जब हम सर्किट को सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि टोटल करंट कैलकुलेट करेंगे तो टोटल करंट हम क्या लिखेंगे, I बराबर जो लिखेंगे, I1 और I2 दोनों I के सामने से आ रही हैं, ठीक है, नीचे को, तो ये हो जाएगा I1 प्लस में I2, ठीक, ये चीज़। और दूसरा केस देख लेते हैं हम। सपोज़ यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है R, और करंट हमारी ये जो है I यहाँ से आ रही है, और ये I1 तो हमारी इधर से आ रही है, लेकिन I2 जो है वो नीचे से आ रही है, नीचे से अगली ब्रांच से घूम। तब हम कैसे करेंगे, तब लिखेंगे, देखिए, I बराबर I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, I1 से I2 हम माइनस कर देंगे तब हमारा ये कैलकुलेट हो जाएगी। तीसरा केस हम देख लेते हैं। सपोज़ यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस है R और करंट I हमारी आ रही है, और दोनों करंट हमारी नीचे से आ रही हैं, ठीक है, ये हमारी I1, ये I2, ये दोनों नीचे से जा रही हैं, ठीक है। तब हम कैसे लिखेंगे, तब लिखेंगे I बराबर माइनस के I1 माइनस के I2, ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस किए हैं, तो I बराबर हो जाएगा हमारा माइनस I1 प्लस के I2, ठीक, इस तरीके से। अब चौथा केस हम देख लेते हैं। चौथा केस कैसा होगा कि एक रेजिस्टेंस, सपोज़ यहाँ भी एक रेजिस्टेंस है R1, या कुछ भी R ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और यहाँ हमारी मान लीजिए एक करंट आ रही है I1, दूसरी करंट इधर से जा रही है I2, और अब की बार हमें करंट इधर से कैलकुलेट करना है, ठीक है, पहले ऊपर से कर रहे थे, ये देखिए, तो सेम इसका उल्टा केस होगा। तो यहाँ हम, ये I है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, I बराबर, इधर से I है तो I2 इधर से गई है, तो I2 माइनस के I1 हो जाएगा इधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये आपने 4 केस आपने समझ लिए तो आप न्यूमेरिकल में कहीं भी नहीं अटकोगे, गलती बिल्कुल करने के चांस बहुत कम हो जाएंगे आपके। तो चलिए अब एग्जाम्पल की ओर हम चलते हैं। यहाँ हम इसका एग्जाम्पल लेने वाले हैं। देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया, देन उसके बाद यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर यहाँ हमने एक बैटरी लगाई, इसका वैल्यू हमने E1 रखा, इसका मान, ठीक है, इसका हमने R1 रखा, इसका हमने R2 रखा, यहाँ भी हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ सॉरी एक बैटरी ले लेते हैं। अब हमने यहाँ एक R3 लिया, अब यहाँ एक वो लेंगे रेजिस्टेंस, उसके बाद एक बैटरी लेंगे, उसके बाद ये लेते हैं, ठीक है, ये हमारा R5 बना, ये हमारा E4 बना, E3, E2, ठीक, इस तरीके से हमारे बने। तो आप देख रहे होंगे हमने डायग्राम यहाँ बना दिया है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये E1 है, E2 है, E3, E4, R1, R2, R3 और यहाँ R4 है, ठीक, और ये R5, ठीक है। अभी हमारे 3 लूप बन गए हैं, ठीक है, 3 लूप यहाँ बने, ये हमारा 1, 2 और 3, 3 बने। अब इसमें अलग अलग करंट हमें माननी है। सपोज़ हमने इसमें मानी I1, इसमें है I2, इसमें है I3, ये हमारी बनी। अब हम पहली I1 को कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, ठीक है, जो करंट हमारी यहाँ से निकली और इधर को ही वापस आ गई। अब वो जो अभी मैंने 4 वैल्यू बताई थी पीछे, अब उन 4 वैल्यू की यूज़ यहाँ होने वाला है। अगर आपने वहाँ समझी होंगी अच्छी से तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, करंट सबसे पहले यहाँ से निकली, ठीक है, बैटरी से जब करंट निकली तो हम यहाँ लेते हैं, सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन सब जगह फिर वो उसी तरीके से लेना पड़ेगा। अब मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये प्लस का साइन है तो मैं यहाँ माइनस ले रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले वाली लूप में देख लेते हैं कि अगर करंट यहाँ से चली है E1 से, प्लस का साइन है तो माइनस E1 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस E1, फिर प्लस के, जब I इधर गई है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हुआ I इंटू R, फिर प्लस, अब करंट इधर से इधर आएगी, जब एक करंट I1 तो इधर आ रही है लेकिन I2 नीचे से इधर जाएगी,
इधर से आके ये इधर जा रही है, ठीक है। मैंने बताया भी आपको तब कैसे करेंगे, तब करेंगे R2 इंटू, जब I1 इधर है ना, I1 माइनस I2 में से I2 हम घटा देंगे, ठीक है। अब फिर ये प्लस से बाहर निकल रही है इस वाले E2 से, तब माइनस के E2 बराबर 0, ठीक। बहुत इस तरीके से आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब नंबर दूसरे लूप में देख लेते हैं। यहाँ पे करंट हमारी जब यहाँ से चली है इधर से, तब यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा R3 में। R3 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ देख लेते हैं I2 इंटू R3 प्लस के, जब करंट इधर आएगी और करंट फिर I3 इधर से आ रही है, देखो आप आसानी से देख सकते हैं, प्लस के ये देखिए R4 प्लस के R4 और इंटू I2 माइनस के I2 में से I3 हम घटा देंगे जब करंट इधर से आएगी तो, ठीक है। ये इधर आ रही है, ये इधर से नीचे जा रही है, तो इसमें से घट जाएगी। फिर माइनस के, जब करंट इधर आएगी, ये प्लस का साइन है देखिए E3 का, ठीक है, तो हम लेंगे माइनस के E3, ठीक। फिर प्लस का क्यों लेंगे, यहाँ से इस वाले E2 में जाएगी करंट, जब E2 के माइनस पॉइंट से निकल रही है तो मैं यहाँ पॉजिटिव ले रहा हूँ, प्लस के ले रहा हूँ, ठीक है। प्लस के फिर R2 में करंट जाएगी, फिर क्या लेंगे, जब अब इधर से जा रही है, देखो अब इधर से नीचे से करंट जा रही है और I1 ऊपर से, I2 इधर से, ठीक है, तो लेंगे यहाँ E2 प्लस के E2 प्लस ये हुआ R2 इंटू I2 माइनस के I1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 बनी हमारी। बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने ये हार्ड यहाँ लिया है ताकि आप आसानी, जो हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं उसको आप बहुत आसानी से कर सकें। ये मैंने बहुत आसान वाला यहाँ लिया है। नंबर तीसरा ले लेते हैं। जब हम तीसरे पे पहुँचते हैं इस पे, तब हम किस तरीके से करेंगे। अब हम इसको इधर से ले लेते हैं, E4 से ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए जब करंट यहाँ से चली, माइनस से निकल रही है, तो हम इसका पॉजिटिव लेंगे यानी कि E4, फिर प्लस के यहाँ से अब इधर करंट जाएगी E3 में, E3 के माइनस पॉइंट से निकल रही है तो हमने प्लस लिया, प्लस के E3, ठीक है। फिर प्लस के करंट इसमें ड्रॉप हो रही है यानी कि R4 इंटू I3 माइनस के I2, ये हुआ। अब करंट इसमें जाएगी, फिर प्लस के I3 इंटू R5 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन 3 बनी। इस तरीके से यदि नंबर ऑफ लूप काफ़ी होते हैं तब आप इस तरीके से यहाँ कैलकुलेट करेंगे, 3 इक्वेशन बना लेंगे, उन इक्वेशन को सॉल्व करके संतुलित करके तब आप बहुत आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप KVL की सहायता से। ये तो मैंने बहुत हार्ड आपको बताया ताकि आप हल्के हल्के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमारे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगली वीडियो में हम देखेंगे कि नेटवर्क थ्योरम क्या होता है। अगली वीडियो में नेटवर्क थ्योरम। अभी हमारा ये बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है। बेसिक इलेक्ट्रिकल में हमने यहाँ तक DC सर्किट तक कंप्लीट कर लिया है, DC सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली वीडियो में ये नेटवर्क थ्योरम को कंप्लीट करेंगे। नेटवर्क थ्योरम देखेंगे कि नॉर्टन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो होती हैं, ये थ्योरम किस तरीके से इनसे वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।